नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं उन बातों की जिनकी लगातार देश में चर्चा हो रही है, प्रदेश में चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर कुछ विषय ऐसे बने हुए हैं जिस पर कि लगातार बातें की जा रही हैं और उससे अलग अलग ढंग से प्रस्तुत भी किया जा रहा है। अगर बातें सियासी हैं तो सत्ता पक्ष अपने तरीके से, और अगर बातें कहीं और की हैं तो वो पक्ष अपनी तरह से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पक्ष और प्रतिपक्ष का अपना अपना नजरिया है एक ही बात को लेकर, एक ही चर्चा को लेकर। तो शुरुआत करते हैं, पहला विषय लेते हैं। अभी हाल में ही पाकिस्तान के एक मंत्री ने बयान दिया है, और बयान ऐसा दिया है जिसे लेकर देश में एक बड़ी राजनीति शुरू हो गई है, राजनीतिक विमर्श शुरू हो गया है। कुल मिलाकर कहें तो वार पलटवार शुरू हो चुका है। बयान कुछ ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसे लेकर एक बयान आया है पाकिस्तान के मंत्री का। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। धारा 370 को लेकर उन्होंने एक बात कही है। बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस, जो गठबंधन है इन दोनों दलों का, उन उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से जोड़ा है पाकिस्तान के मंत्री ने, और ये कहा है कि इन दोनों दलों की इच्छा जो है वो धारा 370 को हटाने की है और हम इनके साथ हैं। मतलब उनके बयान का कुछ लब्बो-लुआब ये था कि धारा 370 और 35A ये हटाने में हम इस बात के पक्ष में हैं और इन दोनों दलों के साथ, मतलब ये जो दो दल का गठबंधन है जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तो हम उनके साथ हैं इस विषय को लेकर। तो देखिए, जब ऐसा बयान आता है तो बहुत जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसे लपकेगा, या कहिए दूसरा जो दल है वो उसे लपकेगा, खासकर जो विरोधी दल है। तो अब इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही एक रैली में जो उन्होंने की, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कुछ रैलियां की, उसमें उन्होंने ये बात कही है। और जो बात उन्होंने कही है, बात कुछ इस प्रकार की है कि उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर पाकिस्तान बड़ा उत्साहित है। मतलब एक तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है और ये कहा है कि ये सभी मिलकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैलाना चाहते हैं। धारा 370 हटाकर वहाँ की शांति, वहाँ का सौहार्द, वहाँ की एकता, एकरूपता भंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी ताकत 370 धारा नहीं हटा सकती। जहाँ तक पूर्ण राज्य के दर्जा की बात है, दर्जा देने की बात है, तो मोदी ने इस बात को दोहराया है और कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम एक पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था, मुख्य विषय ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को पाकिस्तान के समर्थन पर उन्होंने जो बातें कही हैं, उसके साथ ही साथ अन्य प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं जिस पर कि कड़ी आपत्ति जताई गई और ये कहा गया है कि इसका कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए। हालांकि एक बात और आई है जिसमें कि उमर अब्दुल्ला का एक बयान मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने भी इस बयान के बाद, पाकिस्तान के मंत्री के इस बयान के बाद कहा है, एक तरीके से कहा है, शब्दशः तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन उनके कहने का अर्थ यही है जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। धारा 370, कश्मीर ये भारत का आंतरिक विषय है और पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान को इस पर बयान देने की या बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये बातें कही हैं। तो एक तरीके से वही बात है कि उनकी तरफ से जो पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, धारा 370 हटाने के मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के साथ है, तो उस पर उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है आज बहुत बड़ा बना हुआ है जिस पर कि लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस को दिया गया हर एक वोट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो को लागू करेगा। और ये क्या घोषणा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे। यानी ये खून खराबे के
उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। चलिए दूसरी बात हम कर लेते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। मतलब चंद्रयान 3 की जो ऐतिहासिक सफलता थी, चंद्रयान 3 ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था, प्रमाणित किया था कि जो भारत की साख है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वो अद्वितीय है। जब उन्होंने ये कर दिखाया था, जब भारत ने ये कर दिखाया था कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, जहाँ पर कि अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया, जो बहुत शीतल है, जहाँ पर कि ठंड कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा होती है, -डिग्री के बहुत नीचे होती है, वहाँ पर जब सॉफ्ट लैंडिंग होती है चंद्रयान 3 की, उसी दिन भारत इतिहास रच देता है। वो दिन है 23 अगस्त का, 23 अगस्त 23, जिसे कि नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि सफलता के बाद उत्साहित चंद्रयान 4 की भी अब घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये मिशन थोड़ा अलग होगा। इस मिशन में एक बात और बड़ी जोड़ी गई है और इसमें ये होगा कि इसमें कोशिश ये होगी, कुल मिलाकर इस बात की ही तैयारी चल रही है कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाए। मतलब यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाए, उन्हें वहाँ उतारा जाए, चंद्रमा की सतह पर भेजा जाए, उतारा जाए सफलतापूर्वक, और उन्हें सफलतापूर्वक वापस लेकर फिर पृथ्वी पर आया जाए। बड़ी बात। और दूसरी बात कि वहाँ पर कुछ नमूने, वहाँ के चंद्रमा की सतह से कुछ नमूने जिन पर की शोध किया जा सके, जिन पर कि कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जा सके, तो वो नमूने भी लेकर आए। और साथ ही साथ और भी इसके बहुत से पहलू हैं जो कि चंद्रमा के छिपे हुए, जो अभी भी छिपे हुए रहस्य हैं, उनको वो उद्घाटित करे। तो कुल मिलाकर यह योजना है। 36 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। एक तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें करीब 2104 करोड़ से ज़्यादा रुपए की राशि का निवेश होगा, राशि इसमें लगेगी। तो ये मिशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को एक नई पहचान दिलाई थी और इसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से भारत को सम्मानित किया था। बहुत बड़ा पुरस्कार ये होता है जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप कोई ऐसी खोज कर लेते हैं जिसकी दुनिया प्रतीक्षा करती रहती है, तब यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत एकमात्र देश है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले समूह में भारत चौथा देश है। मतलब इसमें जो 4 देश हैं भारत सहित, जब भारत शामिल हुआ, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत एकमात्र देश है, पहला देश है। तो ये सारी सफलताएं जुड़ी हुई हैं और जो वहाँ से इमेजेस आ रहे हैं चंद्रयान 3 से, वो भी बड़े उत्साहित करने वाले हैं, उत्साहवर्धन करने वाले हैं। नई नई बातों का पता चल रहा है। जो लैंडर इमेजर है, लोअर इमेजर है, अलग अलग वो इमेज भेज रहे हैं जिससे कि विश्लेषण किया जा रहा है। तो ये जो संपूर्ण चीज़ें हैं ये उत्साहित करती है चंद्रयान 4 के इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसको कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और जैसा मैंने कहा कि 36 महीने के भीतर यह प्रोजेक्ट पूरा करना है और उसके बाद हो सकता है वह दिन हम देखें जब अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, जब यात्रियों के साथ चंद्रयान निकले, वहाँ रुके, उन्हें वापस लेकर सफलतापूर्वक धरती पर आ जाए। तो ये हुई दूसरी खबर जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर एक जो बड़ी बात है कि हरियाणा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र के जो विषय हैं, जो बातें की गई हैं, महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। मतलब वो जो जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी एक योजना चल रही है महतारी वंदन योजना, वहाँ भी 2100 रुपये दिए जाएंगे। एक बड़ा दाव ये चला है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कि अग्निवीरों को, जिसकी कहीं लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि अग्निवीरों को लेकर उनकी जो एक योजना है जो उन्होंने तैयारी की है उससे कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर विरोध हो रहा है और कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो ये एक वहाँ पर दाव खेला गया है कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी, ये एक बड़ा दाव है। हो सकता है कि अन्य भाजपा शासित राज्य भी इसे उठाएं, इसी तरह से इसी प्रारूप में लें, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि उन्हें अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। तो ये कुछ बड़े विषय हैं। 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 25 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा, मतलब सरकार उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को स्कूटर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख, कुल मिलाकर जो तमाम योजनाएं हैं उस पर है, लेकिन जो मुख्य फोकस है वो है कि अग्निवीर जो हैं उन्हें सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। और भी कुछ बड़े विषय हैं। ओबीसी वर्ग को भी साधा गया है। ओबीसी वर्ग को 25 लाख, जो उद्यमी हैं ओबीसी वर्ग के, उन्हें 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 25 लाख रुपए अतिरिक्त कर्ज मिलेगा। तो ये कुछ विषय हैं जिस पर कि लगातार चर्चा हो रही है। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यदि एक हो, दो हो, उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी। यह व्यवस्था की जाएगी। चलिए अब अगली खबर हम लेते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। चर्चा अच्छे मायनों में तो नहीं, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि क्या अभी भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं इस देश में। निश्चित रूप से हैं, क्योंकि गाहे बगाहे जब ऐसी खबरें मिलती हैं, जब ऐसी बातें होती हैं, तब तो यह सिद्ध होता ही है कि हैं कुछ ऐसे लोग। हाल में ही अभी बिहार की ये घटना है। बिहार के नवादा की घटना है जहाँ पर कि दबंगों ने मिलकर एक झुंड के साथ 80 घरों को जला दिया। मतलब जो बस्ती थी, कहा जा सकता है कि गरीबों की ही बस्ती थी, वहाँ पर 80 घरों को जला दिया गया। मतलब 80 घर खाक कर दिए गए। बाकायदा बताया जा रहा है, संख्या उनकी जैसी रिपोर्ट्स में मिल रही है कि 100 के लगभग थे। वो पहुँचने के बाद घरों पर पहले पेट्रोल का छिड़काव किया, पेट्रोल डीजल का छिड़काव करने के बाद वहाँ घरों में आग लगा दी। ठीक है, लोग जैसे तैसे भागे, लेकिन इस दौरान विरोध करने वालों को भी जमकर पीटा गया। मामला बताया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही है कि जमीन को लेकर, जहां पर कि ये 80 घर बने हुए थे, उस जमीन पर भू माफियाओं की नज़र थी। तो इसे लेकर ही ये विवाद कई दिनों से चल रहा था। तो जब भू माफियाओं की नज़र थी तो ये घटनाएं लगातार उस समय भी होती थी, लेकिन वो बिल्कुल सतह पर उस तरीके से नहीं आ पाती थी जैसे कि अभी ये भयानक घटना हुई है, भयावह घटना हुई है। उसके बाद ये दृश्य सामने आया है। तो उस जमीन पर कब्जे की एक तरीके से लड़ाई थी। अभी बाद में हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं और जब हम पता कर रहे हैं तो कुछ रिपोर्ट्स में हमें पता मिल रहा है कि
ये जमीन ना उनकी थी जहां वो जो 80 घर बने हुए थे, ना जमीन उनकी थी। नाम बताया जा रहा है, नाम उनका है जो जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनका नाम बताया जा रहा है, कोई पासवान है, उनका नाम बताया जा रहा है, नंदू पासवान, हो सकता है नाम कुछ दूसरा भी हो, उनका नाम बताया जा रहा है। तो ये जमीन वास्तव में सरकारी जमीन है। तो इसे लेकर अब कहा जा सकता है कि राजनीति भी तेज हो गई है और सरकार की ओर से कार्रवाइयां भी तेज हो गई हैं। 10 लोगों को इस मामले में अभी गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोग की पहचान की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। चर्चा में है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिस पर कि लगातार चर्चा हो रही थी, कई महीनों से चर्चा हो रही थी और यह बातें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी थी, उनके संकल्प पत्र में भी थी, घोषणा पत्र में भी थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। वो बात थी वन नेशन वन इलेक्शन। और अब इस पर जो मोदी सरकार है केंद्र की, वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है। जो मोदी कैबिनेट है उससे यह प्रस्ताव पास हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन का। इसका मसौदा कैसा होगा, चीजें कैसी होंगी, बातें क्या क्या होंगी, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सूचना मिल रही है, जो बातें हो रही हैं कि ये 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। पहले फेज में जब चुनाव होगा तो वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, पहला फेज। 100 दिनों के भीतर दूसरे फेज में चुनाव होगा और यह चुनाव होगा निकायों का चुनाव होगा। इस तरीके से 2 फेज में ये चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश में जो बार बार चुनाव होते हैं वह देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए एक बाधक तत्व हैं। मतलब उन्नति में बाधक हैं, प्रगति में बाधक हैं। इसे ही लेकर चर्चा हो रही थी। और वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव हो, इसकी वैधानिकता कैसे निर्धारित की जाए, इसके तकनीकी पहलू कैसे हों, तमाम विषय थे। इस पर अध्ययन के लिए या फिर इस पर गहन विमर्श के लिए, जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। और इस कमेटी ने करीब 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति को, देश की राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। 18,000 पन्नों से अधिक की ये रिपोर्ट थी, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी, बहुत सारे सुझाव थे, बहुत सारी बातें थी। 18 प्रकार के कुछ संविधान में प्रावधान करने होंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें थी कि जितनी भी विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। मतलब जब एक साथ चुनाव होने हैं तो सारी विधानसभा, देश की जितनी विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब इसकी और भी जो तकनीकी पहलू होंगे वो किस प्रकार के होंगे वो तो आने वाले दिनों में तय हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो एक बड़ी बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, उससे देश को कितना फायदा होगा। और ये भी देखना होगा कि जब ये चुनाव एक साथ होते हैं तब जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है, कुल मिलाकर जो एक प्रकार की कागजी व्यवस्थाएं होती हैं, कुल मिलाकर जो मुद्रण होता है, जो वोटर लिस्ट होता है, ये जो तमाम विषय होते हैं, चुनौतियां होती हैं। क्योंकि हम बार बार देखते हैं लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, हर बार इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चुनाव आयोग को यही काम बार बार करना होता है। तो अब जब वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तब इसके आने वाले दिनों में क्या फायदे होंगे और बहुत सारे इसके जो बिंदु हैं वो भी स्पष्ट होंगे। वो मसौदा क्या रहेगा, वो किस प्रकार का एक तरीका रहेगा, प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, ये भी स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी की ये बड़ी खबर जिस पर कि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने कैबिनेट से पास कर दिया है। मतलब मोदी कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हो चुका है। पिछले 77 सालों में ना देश का विकास चाहती थी और मोदी जी के राज में पिछले 10 सालों में देश ने का जो मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ा है। और देश में आम आदमी, चाहे वो युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सबके जीवन में खुशहाली आई है। और वो खुशहाली शायद और अमन और शांति कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है, 3 तलाक समाप्त हुआ है, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है। और अब ये एक बड़ा कदम कि एक देश एक चुनाव का जो मसला है जो लंबे समय से टलता रहा है
और किसी ज़माने में ऐसा होता भी था और फिर से इसको लागू करने का जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, वो अभिनंदनीय है। हमारा जो विचार है, कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पे, पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है, पर संगूफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की, उस पर भी काम करना था। क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब अगली हम चर्चा कर लेते हैं। लगातार जो विषय चर्चा में बना हुआ है वह है इमरजेंसी। इमरजेंसी वो फिल्म है, कंगना रनौत ने ये फिल्म बनाई है, इसे लेकर लगातार चर्चा है। इमरजेंसी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, आप भी समझ रहे होंगे। इमरजेंसी मतलब वही दौर है जब देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी। ये उस पर कहानी आधारित है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इस पर इसके रिलीज के 4 दिन पहले ही इस पर रोक लगा दी गई थी और अलग अलग अदालतों में इसकी सुनवाइयाँ भी हुई। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। उस सुनवाई से भी कोई बड़ी राहत कंगना रनौत को नहीं मिली, इमरजेंसी फिल्म को नहीं मिली, बल्कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो CBFC होता है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मतलब जो प्रमाणन बोर्ड होता है फिल्मों का, ये उस पर छोड़ दिया है कि वो तय करे, फैसला ले और 25 सितंबर तक फैसला ले कि फिल्म को सर्टिफिकेट देना है नहीं देना है, प्रमाणित करना है नहीं करना है। और साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं, कि हम फिल्म प्रमाणन बोर्ड को, मतलब CBFC को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसमें कोर्ट ने कहा है क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दिए गए फैसले का उल्लंघन होगा। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला कहाँ चला गया है? CBFC के पास, मतलब फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास ये पूरा मामला चला गया है। अब उनके विवेकाधिकार पर है, वो निर्णय लेंगे। 25 सितंबर तक उन्हें निर्णय लेना है कि इस फिल्म को प्रमाणित करना है कि नहीं, इसे प्रमाण पत्र देना है कि नहीं, सर्टिफिकेट देना है कि नहीं। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर कि लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो अगली चर्चा में हम फिर आपसे मिलते हैं अलग अलग विषयों के साथ, उन विषयों के साथ जिस पर कि बातें हो रही हैं हर प्रकार की, जिन पर कहा जा सकता है कि वाद विवाद भी हो रहे हैं, जिन पर कि कहा जा सकता है कि राजनीति भी हो रही है, जिन पर कहा जा सकता है कि एक प्रकार के विमर्श की भी गुंजाइश है। ऐसी बातों की हम चर्चा करेंगे लगातार आपके साथ। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।